नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी जीत की तैयारी। दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आपसे चर्चा करूंगा। एक ऐसा टॉपिक है जो आपको ना तो इंटरनेट पे बहुत अच्छे से मिलता है ना टेक्स्ट बुक में, और इससे क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं और आपको ठीक से समझ में नहीं आता है। तो आइए हम आज आपसे बात करते हैं WTO एंड ट्रिप्स एग्रीमेंट की। ट्रिप्स का फुल फॉर्म होता है, यहाँ पे देखिए मैंने लिखा हुआ है, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। मतलब जो व्यापार से संबंधित हैं बौद्धिक संपदा अधिकार, उस पे क्या समझौता हुआ था WTO में, इस पे हम करेंगे बात। तो इस वीडियो में हम जितने भी बौद्धिक संपदा अधिकार को WTO के एग्रीमेंट में शामिल किया गया है, जिनकी संख्या जो 7 है, जिसमें पेटेंट है, कॉपीराइट है, इंडस्ट्रियल डिजाइन है, ट्रेडमार्क है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है, ट्रेड सीक्रेट है, इंटीग्रेटेड IC है, इंटीग्रेटेड सर्किट है और ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, इन सब के विषय में हम आपसे बात करेंगे, सबसे आपको रूबरू कराएंगे। तो ये वीडियो आपके इंटेलेक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरे वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। दिग्विजय इकोनॉमिका को जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि आपको इकोनॉमिक के संबंधित नॉलेज कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए और आप जरूर बोले इकोनॉमिक्स का मतलब दिग्विजय इकोनॉमिका। तो आइए दोस्तों, हम बात करते हैं WTO एंड ट्रिप्स की। मैंने आपसे बताया कि जो गैट का 8वां राउंड था, जिसको उरुग्वे राउंड कहा जाता है, ये बहुत ही ज्यादा डिस्प्यूटेड था। इसका रीजन ही यही था कि इसमें जो ट्रेडिशनल इश्यूज थे उसके अतिरिक्त नॉन ट्रेडिशनल इश्यूज थे, जिसके ऊपर सदस्य देशों के बीच सहमत नहीं बन पा रही थी। एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट इश्यूज सामने आ गया था उरुग्वे राउंड में, जिसके ऊपर डेवलप्ड और लेस डेवलप्ड कंट्रीज के बीच सहमति नहीं हो पा रही थी, वो था ट्रिप्स का, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का। मतलब ये हुआ कि यहाँ पे DC और LDC के विवाद ये था कि व्यापार को अगर आपको स्मूथ करना है, फ्री करना है, फेयर करना है, तो आप टैरिफ की बात करते हो, कोटा की बात करते हो, डंपिंग की बात करते हो, ये सारे ट्रेडिशनल इश्यूज हैं। लेकिन अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम लोग बात करें ट्रिप्स की, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की। यहां पे ये था, सबसे पहले डेवलप्ड कंट्रीज ने ये कहा कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का जो ट्रेड स्टार्ट हो रहा है वो बुद्धि की चोरी के द्वारा हो रहा है, और हम लोग तो ये जानते हैं कि बुद्धिमत्ता की चोरी नहीं हो सकती है, बौद्धिकता की चोरी नहीं हो सकती है। हम लोगों को शुरू से ही पढ़ाया जाता है कि विद्या एक ऐसी चीज है जिसे चोर चुरा नहीं सकता, भाई बांट नहीं सकता। लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज ने कहना ये शुरू कर दिया कि जब तक रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की चोरी नहीं रुकेगी, तब तक ट्रेड को बेहतर हम लोग नहीं कर सकते हैं, ट्रेड को स्मूथ नहीं कर सकते हैं, ट्रेड को फेयर नहीं कर सकते हैं। तो ये बौद्धिकता की चोरी क्या है? देखिए, आपकी कोई भी चीज है, अगर वो चोरी होती है तो आपके ऊपर एक राइट होना चाहिए कि उसके ऊपर एक्शन लिया जा सके, चाहे वो मूवेबल हो, चाहे वो इमूवेबल हो, चाहे वो कोई फिजिकल प्रोडक्ट हो या फिर वो इंटेलेक्चुअल चीजें हो। यहां पे साफ साफ चीजें थी कि डेवलप्ड कंट्रीज ये कह रहे थे कि हमारे वहां जो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है, हमारे वहां साइंटिस्ट हैं, कंपनियां हैं, मिलियंस और बिलियंस डॉलर खर्च करके किसी एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट को सर्च करती हैं। लाइक एग्जांपल, मान लो एक एड्स की दवा खोज रही है अमेरिका की एक मल्टीनेशनल कंपनी, और उसको 10 साल का समय लगा और बिलियंस डॉलर लगे। अब ये हुआ कि जब वो बन के तैयार हो गई प्रोडक्ट, तो एक्चुअली उसको रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में उसको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति इस प्रोडक्ट को न बना सके, इसकी मार्केटिंग ना कर सके, इसकी सेल ना कर सके। लेकिन चूंकि जो राइट था इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वो रीजनल लेवल पे था, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में कोई एक ऐसा अम्ब्रेला नहीं था कि जो उसको आच्छादित कर सके। इसलिए अमेरिका का कहना था, डेवलप्ड कंट्री यूरोपीय यूनियन का कहना था कि जब हमारे प्रोडक्ट, जब हमारे इन्वेंशंस, चाहे वो दवाइयों के क्षेत्र में हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में हो, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में जाते हैं। मान लो कि उसने चाइना में भेज दिया एड्स की दवा, तो एड्स की दवा चाइना में भेजा गया, पैरासीटामॉल भेजा गया, कोई एंटीबायोटिक भेजी गई, तो चाइना ने क्या किया, सबसे पहले उसको देखा कि ये क्या चीज है, और उन्होंने बिलियंस डॉलर लगाए थे, 10 वर्ष का समय लगाया था। इसने 1 साल के अंतर्गत उसी प्रोडक्ट को बना के फिर अमेरिका में उल्टा एक्सपोर्ट कर दिया, और उनकी कीमत 20 रुपए थी पर टेबलेट, ये 5 रुपए में। क्योंकि यहां पे देखिए, क्योंकि उनका जो रिसर्च मटेरियल था इनके हाथ लग गई कि ये प्रोडक्ट है, इस तरह बना हुआ है। तो यहां पे बात यही थी कि जो इंटरनेशनल एक कवर होना चाहिए, प्रोटेक्शन दिया जाना चाहिए इन्वेस्टर को, इन्वेंशन को, साइंटिस्ट को, कंपनियों को, ताकि वो अपने प्रोडक्ट को मार्केट कर सके, सेल कर सके और एक्सक्लूसिव राइट हो। तो इसके ऊपर बहुत ज्यादा विवाद हुआ, और अंततः जो मैं आपको बताऊंगा, जो ट्रिप्स एग्रीमेंट है आपका, वो 15 अप्रैल 1994 में, 15 अप्रैल 1994 में साइन हुआ, और 1 जनवरी 1995 से ये इफेक्टिव हो गया। इसका मतलब एक
इंटरनेशनल अम्ब्रेला के अंतर्गत बौद्धिकता के चीजों को रखा गया और यह कहा कि इस बौद्धिकता की रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में जो मेंबर नेशंस हैं WTO के, उसको कहीं भी इसको जो है चोरी नहीं हो सकता, कहीं भी इसको उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को हम प्रोटेक्ट करेंगे। तो WTO के ट्रिप्स एग्रीमेंट में दोस्तों 7 तरह के बौद्धिकता की बात की गई है जिसको प्रोटेक्ट किया जाएगा। सबसे पहला है पेटेंट, दूसरा है कॉपीराइट, तीसरा है इंडस्ट्रियल डिजाइन, चौथा है ट्रेडमार्क, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन GI जिसका नाम आप बहुत सुनते हो, ट्रेड सीक्रेट और IC इंटीग्रेटेड सर्किट। ये 7 ऐसी चीजें हैं। कई बार देखिए क्वेश्चन सिर्फ यही पूछ लेता है कि ट्रिप्स समझौते में कितने तरह की बौद्धिकता की बात की गई है, बौद्धिक संपदा अधिकारों की बात की गई है। तो 7 तरह के बौद्धिक संपदा अधिकारों की बात की गई है, 7 तरह के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की बात की गई है, जिसे एक लीगल फ्रेमवर्क में लाया गया और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में जो WTO के मेंबर हैं वो सब के सब सदस्य देश इसको फॉलो करेंगे और एक इंटरनेशनल अम्ब्रेला के तहत बौद्धिकता को संरक्षित करने का प्रयास किया गया। तो सबसे पहले आइए हम बात कर लेते हैं पेटेंट का। पेटेंट शब्द आप बहुत ज्यादा सुनते हैं। कई बार छोटा भाई जो है बड़े भाई से कहता है कि देखो मम्मी के ऊपर पूरा पूरा मेरा पेटेंट है। पेटेंट शब्द आप बहुत सुनते हो कि मैं इस चीज का पेटेंट करा लिया हूं, मैं इस चीज का पेटेंट करा लूंगा। देखिए पेटेंट का मतलब क्या होता है कि जब भी कोई इन्वेंशन होता है साइंस के सेक्टर में, तो वो जो इन्वेंशन है उस इन्वेंशन को जो हमारी अथॉरिटी है, अथॉरिटी का मतलब यहां गवर्नमेंट है, वो उसको प्रोटेक्शन का एक राइट दे, एक्सक्लूसिव राइट दे। मतलब पेटेंट क्या हुआ, एक एक्सक्लूसिव राइट टू पेटेंटी और प्रोवाइडेड बाय द सॉवरेन अथॉरिटी दैट इज द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो है जो इन्वेंशन कर रहा है, जो इन्वेंटी है, उसको एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए एक एक्सक्लूसिव राइट देगी ताकि उस प्रोडक्ट को ना तो कोई सेल कर सके बिना उसके मर्जी के, उसकी मार्केटिंग कर सके ना उसका फायदा उठा सके। इसलिए एक मोनोपोली की कंडीशन, एक जो है उसको परमाधिकार, एक एक्सक्लूसिव राइट दिया जाए कि जो कंपनी ने एक लंबे समय तक काम करके उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया है, उसमें बहुत ज्यादा बजट खर्च किया है, बहुत ज्यादा टाइम खर्च किया है, उसको एक स्पेसिफिक टाइम के लिए जो भी आपने साइंटिफिक इन्वेंशंस किया है उसको एक स्पेसिफिक टाइम के लिए आपको एक्सक्लूसिव राइट दिया जाए, बिना आपके आदेश के, बिना आपके परमिशन के उस प्रोडक्ट को कोई बना ना पाए। इस चीज को हम पेटेंट कहते हैं। अब देखिए मैंने जैसा कि बताया कि पेटेंट को एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए दिया जाए। पहला चीज ये नोट करने वाली बात है, स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम अमूमन आप देखोगे पेटेंट में 20 ईयर्स का होता है और ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया कि पेटेंट की जो टाइमिंग है लगभग आप देखोगे ये 20 ईयर्स की है। 20 ईयर्स की इसलिए कि जो भी साइंटिफिक प्रोडक्ट इन्वेंट किए जाते हैं माना जाता है कि उसका अल्टीमेट उद्देश्य सोशल वेलफेयर है, कल्याण है। जैसे मान लो कि एड्स की दवा ही खोज ली गई, मान लो कि अभी आपने देखा वैक्सीन का मुद्दा उठा कि अमेरिका ने मान लो कि वैक्सीन की दवा इन्वेंट कर ली। अब अमेरिका ने वैक्सीन की दवा इन्वेंट कर ली तो उसको एक स्पेसिफिक राइट दिया जाए कि कोई भी कंपनी उसको बनाने ना लगे, तो उसके बिना या तो वो सेल कर दे उस राइट को, हो सकता है वो कंपनी या फिर वो जो साइंटिस्ट है उसको सेल करना चाहे, किसी को गिफ्ट करना चाहे वो दे सकता है, इनहेरेंट अपने बच्चों को दे सकता है, या फिर वो चाहे तो उसको क्या कर सकता है, किसी को उपहार स्वरूप या फिर बेच भी सकता है। तो एक एक्सक्लूसिव राइट है कि बिना इसके परमिशन के कोई उस प्रोडक्ट को बना ना सके। जैसे मान लो कि अमेरिका ने एक वैक्सीन बना दी कि हम जो है एक मॉडर्ना की जो है वैक्सीन बना रहे हैं और ये कोविड के लिए बहुत ज्यादा असरदार है। अब वो चली गई जो है पाकिस्तान के पास, वो चली गई अफगानिस्तान के पास, वो गई चाइना के पास, और चाइना ने तुरंत देखा कि ये जो वैक्सीन है ये इसका फार्मूला है और तुरंत जो है 3 दिन के अंदर उसको बना लिया। तो इस तरीके से एक रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में आपको एक प्रोटेक्शन मिलना चाहिए कि जो इन्वेंशन है उसकी एक हमेशा क्या हो, उसमें एक इंसेंटिव बना रहे काम करने की कि हमारा एक मोनोपोली है, हमारे बिना परमिशन का कोई इसको बना नहीं पाएगा। अब देखो मैंने कहा कि एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए ही होता है। स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम इसलिए होगा पेटेंट क्योंकि जो भी प्रोडक्ट इन्वेंट किए जाते हैं माना जाता है उसका अल्टीमेट उद्देश्य सोशल वेलफेयर, सामाजिक कल्याण है। तो 20 साल के टाइम में जो प्रोड्यूसर है उसके कास्ट निकल आए, उसको इंसेंटिव बना रहे हैं, वो पैसे कमा ले, फिर उसको पब्लिक डोमेन में छोड़ दिया जाए कि फिर उसको कोई भी उसको बना सकता है। इसलिए आप देखते होंगे इस चीज को बार बार आप बोलते हो जेनरिक दवा आ गई। जेनरिक दवा का मतलब क्या है, जिसके ऊपर पेटेंट खत्म हो गया है वो जेनरिक दवा है और वो बड़े सस्ते में बना ली जाती है और उस पे जो है आसानी से मार्केट में अवेलेबल हो जाती है, उसके ऊपर पेटेंट खत्म हो जाता है। तो यहां पे दोस्तों पेटेंट क्या होता है, जो इन्वेंशन साइंस क्षेत्र में जो भी डेवलपमेंट है उस पे एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो गवर्नमेंट है वो आपको एक परमाधिकार देता है, एक एक्सक्लूसिव राइट देता है कि बिना आपके परमिशन के ना तो कोई इसको बना सकता है, ना सेल कर सकता है, ना मैन्युफैक्चर कर सकता है, ना डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, ना फायदा कमा सकता है। उसके लिए आपको परमिशन लेनी पड़ेगी और ये जो मैंने बताया कि ये 20 साल के लिए दी जाती है। अब दूसरी चीज यहां पे समझने वाली बात क्या है कि पेटेंट 2 तरह के होते हैं जो आपको देखिए कई बार कंपटीशन में पूछा भी गया है। अब एक जो पेटेंट होता है वो होता है प्रोसेस पेटेंट, एक क्या होता है प्रोसेस पेटेंट, प्रक्रिया का पेटेंट, और दूसरा होता है प्रोडक्ट पेटेंट। इसको जरा समझिए आप लोग, दूसरा क्या होता है प्रोडक्ट पेटेंट।
देखिए, जब ये पेटेंट एग्रीमेंट नहीं हुआ था, जब यहाँ पे जो ट्रिप्स का एग्रीमेंट नहीं हुआ था, तो जो पेटेंट के लॉ थे वो तो बहुत पहले से आ रहे हैं, बट वो रीजनल लेवल के थे। जैसे मान लो इंडिया में कौन सा पेटेंट नियम लागू है, इंडिया में लागू है, चाइना में अलग पेटेंट नियम लागू है, यूएस में अलग पेटेंट का नियम लागू है। आप देखोगे बहुत ऐसे देश थे, जैसे इंडिया भी था 1970 का, अगर आप पेटेंट एक्ट पढ़ेंगे 1970 वाला, तो भारत में था प्रोसेस पेटेंट। अब जो है भारत में 2005 के बाद आ गया प्रोडक्ट पेटेंट। दोनों में अंतर समझिए। जैसे मान लीजिए कि एक वैक्सीन जो है कोविड की खोजी गई, कोविड की एक वैक्सीन खोजी गई, एक वैक्सीन खोजी गई। अब ये वैक्सीन को, अब मान लीजिए कि मैंने खोजा एक वैक्सीन, तो दो तरह से मैं इसका पेटेंट ले सकता हूं। एक प्रोसेस का ले सकता हूं, प्रोसेस पेटेंट। प्रोसेस पेटेंट का मतलब है कि इस वैक्सीन को मैंने जिस प्रोसेस से बनाया है, उस प्रोसेस से कोई दूसरा व्यक्ति इसको नहीं बना सकता है। जिस प्रोसेस से, जिस विधि से मैंने ये वैक्सीन बनाई है, उस विधि से कोई दूसरा नहीं। लेकिन इसी वैक्सीन को, जैसे मान लो कि मैंने यहां पे कोविशील्ड बनाई है, सॉरी, मैं यहाँ पे कोवैक्सीन बनाई है, तो कोवैक्सीन ने मैंने प्रोसेस पेटेंट लिया है, तो मेरे प्रोसेस से कोई वैक्सीन नहीं बना सकता है। लेकिन कोवैक्सीन को कोई दूसरे प्रोसेस से बना सकता है, प्रोसेस बदल के कोवैक्सीन बनाई जा सकती है। इसको हम बोलते थे प्रोसेस पेटेंट। मतलब जिस विधि से, जिस प्रक्रिया से मैंने बनाई है, उस प्रक्रिया पर ही मेरा पेटेंट है। उस प्रोडक्ट को किसी दूसरे विधि से वो बना सकता है, दैट इज प्रोसेस पेटेंट। दूसरा है प्रोडक्ट पेटेंट। प्रोडक्ट पेटेंट का मतलब जो मैंने कोवैक्सीन बनाई है उसका मेरा पेटेंट है कोवैक्सीन पे, इस कोवैक्सीन को कोई नहीं बना सकता है। इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट पेटेंट। मतलब उस प्रोडक्ट का ही पेटेंट है, उस प्रोडक्ट को कोई नहीं बना सकता। अब देखिए, पेटेंट आप समझ गए, दो तरह की थी, प्रोसेस पेटेंट और प्रोडक्ट पेटेंट। बहुत से ऐसे देश थे, जैसे मैंने कहा इंडिया भी था, जहां पे प्रोसेस पेटेंट था। अब अमेरिका से कोई दवा मान लो इंडिया आई या फिर चाइना गई, तो यहां पे जो कंपनी अमेरिका की लेती थी वो सिर्फ प्रोसेस पेटेंट। इसका मतलब जिस प्रक्रिया से उसने बनाई है, उस प्रक्रिया को छोड़ के हम किसी दूसरे प्रक्रिया से बना सकते थे। इसका मतलब यह हुआ कि उस प्रोडक्ट को हम देखेंगे, उसके कंपोजिशन को चेक करेंगे और प्रोसेस को चेंज करके वो प्रोडक्ट बना सकते हैं। इससे विकसित देशों को बहुत नाराजगी थी कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए। आपके लिए बहुत आसान हो जाता है दूसरे प्रक्रिया से उस प्रोडक्ट को बना लेना। इसलिए रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में जो WTO के मेंबर्स हैं, वहां प्रोडक्ट पेटेंट ही लागू होना चाहिए। इसलिए इन्होंने जो एग्रीमेंट था ट्रिप्स का और जो उरुग्वे राउंड हुआ, इन्होंने बहुत इसके ऊपर बल दिया कि प्रोडक्ट पेटेंट लागू होगा। और जब ये 1995 में जो ट्रिप्स एग्रीमेंट हुआ है, साफ साफ कहा गया था कि LDC को 10 साल का टाइम देगा और 2005 में आपको प्रोडक्ट पेटेंट लागू करना पड़ेगा। मैंने आपको बताया कि भारत का 1970 का जो पेटेंट एक्ट है उसमें प्रोसेस पेटेंट ही था। मतलब अगर अमेरिका यहां वैक्सीन भेजता तो हम प्रोसेस चेंज करके बना देते। बट अभी मैं आपको बताऊं, अब 2005 में अमेंडमेंट हुआ भारत के 1970 के पेटेंट एक्ट का, और 2005 में जो अमेंडमेंट हुआ है, अब प्रोडक्ट पेटेंट लागू हो गया है सभी मेंबर देश में जो WTO के मेंबर है। तो इसका मतलब यह है कि WTO के सभी मेंबर में अब प्रोडक्ट पेटेंट है। इसका मतलब अब जो है कोवैक्सीन को आप नहीं बना सकते हो, उनके मॉडर्ना को आप नहीं बना सकते हो, क्योंकि अब वो जिनको पेटेंट मिलेगा वो प्रोडक्ट का ही मिलेगा। तो आप ये चीज समझ रहे होंगे कि जो पेटेंट है वो बेसिकली प्रोसेस और प्रोडक्ट में बटा हुआ है, और भारत में 2005 के बाद प्रोडक्ट पेटेंट है। इसका मतलब अमेरिका अगर कोई वैक्सीन बनाई है तो उस वैक्सीन के ऊपर उसका पेटेंट है, आप उस वैक्सीन को नहीं बना सकते हो, आपको अलग वैक्सीन, दूसरी वैक्सीन ही बनानी पड़ेगी। आप समझ गए इस बात को? तो दोस्तों यहां पे बिल्कुल क्लियर मैं आपको बता दूं कि ये जो पेटेंट एक्ट है ये काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्ट करता है जो इन्वेंशन किया है, जो कंपनी इन्वेंशन का काम कर रही है उसको, बिना उसके परमिशन के आप उस प्रोडक्ट को नहीं बना सकते। लेकिन अभी कोविड में आपको मैं बताऊं कि काफ़ी डिमांड की गई कि इस ट्रिप्स एग्रीमेंट में जो ये कंडीशंस है उसको खत्म किया जाए, ताकि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में ये वैक्सीनेशन का काम तेजी से हो सके, प्रोडक्शन तेजी से हो सके। अगर आप फिर से वही 20 साल के लिए यहाँ पे वैक्सीन के ऊपर आप अपना जो एक्सक्लूसिव राइट रखिएगा, तो ये जो एक ऐसा इशू था जो एक मानवता को खत्म करने वाली इशू थे, उसके ऊपर ढील दीजिए, लेकिन उस पर भी अभी सहमत बन नहीं पाई है। तो जहां तक आपको मैं समझा पा रहा हूं, आपको पेटेंट समझ में आ गया कि ये चीज जो है WTO के ट्रिप्स एग्रीमेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट था। अब देखिए दूसरा चीज इसमें क्या है, किस चीज का और संरक्षण करना चाहिए। पेटेंट के अतिरिक्त दूसरा जो बौद्धिकता की बात की गई है वो कॉपीराइट की बात की गई है। कॉपीराइट शब्द आप काफी इससे परिचित होंगे, जब भी कोई अच्छी बुक आप पढ़ते होंगे उसमें साफ साफ कॉपीराइट लिखा होता है। अब कॉपीराइट कौन सी बौद्धिकता का मसला है? जब भी कोई लिटरेरी वर्क हो रहा हो, लिटरेरी वर्क हो रहा है, मतलब कोई नॉवेल लिख रहा है, कोई बुक लिख रहा है, कोई भी लिटरेरी वर्क, साहित्यिक काम हो रहा है, मैं कोई बुक लिख दूं, है ना, कोई नॉवेल लिख दूं या फिर कोई पोयम लिख दूं, तो उसके ऊपर मुझे एक्सक्लूसिव राइट होना चाहिए। इसी तरह से सिनेमेटोग्राफी, इसी तरह म्यूजिक कंपोजिशन, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट,
डेवलपमेंट, ये सभी के ऊपर कॉपीराइट लागू होगा। लिटरेरी वर्क हो, सिनेमेटोग्राफी हो, म्यूजिक कंपोजिशन हो, म्यूजिक बनाना हो, या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो, इन सभी के ऊपर जो भी इसके ऊपर काम किया है, जो भी ऑथर्स है, जो भी मेकर्स है, उसको कॉपीराइट दिया जाएगा। और कॉपीराइट या तो 50 वर्ष के लिए, 50 साल के लिए दिया जाएगा, या फिर टिल डेथ ऑफ ऑथर, जब तक वो जिंदा है तब तक कॉपीराइट दिया जाता है। आप बहुत अच्छे से समझिए, जैसे मान लीजिए कि मैंने एक बुक लिखी और मैंने उस पर कॉपीराइट ले लिया। क्यों कॉपीराइट लूंगा? अगर मैं कॉपीराइट नहीं लिखूंगा तो सेम आप मेरे बुक का कॉपी करोगे और अपने नाम से छपवा लोगे, और मेरी जो है बुद्धिकता आपके पास चली गई और आपने उससे क्या किया? मार्केटिंग कर लिया। आपकी मार्केटिंग कैपेसिटी ज्यादा थी, आपने पैसे कमा लिया। मैंने क्या किया? बहुत मेहनत से काम करके सिनेमेटोग्राफी, मैंने कोई सिनेमेटोग्राफी की, म्यूजिक कंपोज किया और उसको आपने चोरी कर दिया। देखिए आप कई बार जो है इसके ऊपर आप देखे होंगे कि कई बार कॉपीराइट का मुद्दा म्यूजिक कंपोजर के ऊपर लगता है कि वो जो है ब्रिटेन का कोई गाना था उसको आपने कॉपी पेस्ट कर लिया, है ना, वहां का कोई मूवी थी उसको आपने कॉपी पेस्ट कर लिया। तो ये भी एक बौद्धिकता का मामला है कि कोई मूवी बना रहा है, कोई हॉलीवुड का मूवी बनाया, उसको आप कॉपी कर लिए। वो बुद्धि का काम था, उसने बुद्धि लगाया था, उसने कोरियोग्राफी किया था, उस कोरियोग्राफी का आपने नकल कर लिया। तो इसको भी पूरी की चीजों को, म्यूजिक कंपोजिशन हो गया या फिर कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहा है, उस सॉफ्टवेयर को, किसी भी चीज को आप जो है उससे नहीं चुरा सकते हो। यहां पे पूरा का पूरा कॉपीराइट एक्ट लागू है। WTO में पूरी तरीके से आप जाके हार जाओगे और बहुत बड़े पैमाने पे आपको जो है जुर्माना भरना पड़ सकता है। तो ये 50 साल तक, अगर मैं लिटरेरी वर्क कर दूं, बुक लिख दूं, तो कॉपीराइट मेरा 50 साल का होगा या टिल डेथ ऑफ ऑथर। इसी तरह सिनेमेटोग्राफी है, म्यूजिक कंपोजिशन है, मूवी बनाना है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, ये कॉपीराइट का इशूज होता है। तो आप समझ गए होंगे कॉपीराइट क्या है। आपको एक स्पेसिफिक आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए, जो आप लिटरेरी से, सिनेमेटोग्राफी से, म्यूजिक से संबंधित है, आपको कॉपीराइट दिया जाता है। इसी तरह से देखिए इंडस्ट्रियल डिजाइन, इंडस्ट्रियल डिजाइन भी बौद्धिकता का मसला होता है। अब इंडस्ट्रियल डिजाइन क्या है? कई बार आप देखेंगे किसी प्रोडक्ट का एक स्पेसिफिक डिजाइन होता है। जैसे कार है, तो जैसे मान लो बलेनो ने कार निकाली, मारुति ने बलेनो, तो जो बलेनो का डिजाइन है उसे होंडा चोरी नहीं कर सकता है। जो होंडा सिटी है उसके डिजाइन को आपकी मारुति चोरी नहीं कर सकती। ये उनका एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, बौद्धिक संपदा है, उसको आप चोरी नहीं कर सकते हो। तो इंडस्ट्रियल डिजाइन किसी भी प्रोडक्ट का एक स्पेसिफिक डिजाइन होता है और उस डिजाइन को तैयार करने में बहुत टाइम लगता है। उस डिजाइन को तैयार करने में भी मिलियंस डॉलर खर्च हो सकते हैं, उसमें भी काफी टाइम टेकिंग प्रोसेस हो सकता है। आप देखते हैं कई बार मार्केट में कुछ गाड़ियां आपको बहुत अच्छी लगती हैं, तो उसके ऊपर पीछे उसका वर्क है, उसको कोई भी कंपनी चोरी नहीं कर सकती। यहां पे देखिए 2 व्हीलर्स की सीधे सीधे आप नकल नहीं दिखा सकते हो। तो इसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल डिजाइन। इसके ऊपर भी पूरी तरीके से ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का जो एग्रीमेंट है लागू होता है। इसी तरह ट्रेडमार्क है। आप देखेंगे कोई भी प्रोडक्ट आजकल बिकता है तो उसके पीछे एक ट्रेडमार्क होता है। जैसे आप रिबॉक की बात देखोगे तो रिबॉक का जो एक ट्रेडमार्क इस तरह होगा। एडिडास का देखते हो तो एडिडास का एक ट्रेडमार्क होता है, नाइकी का एक ट्रेडमार्क होता है, इस तरह का ट्रेडमार्क होता है। तो हर प्रोडक्ट का एक ट्रेडमार्क है। आप देखते होंगे हुंडई का, तो इसका अलग का एक ट्रेडमार्क है, होंडा का अलग है ट्रेडमार्क है ना। तो प्रत्येक कंपनियां जो चीजों को बेच रही है, मर्सिडीज का अपना अलग, आप देखिए ऑडी का अलग है, तो सबका एक ट्रेडमार्क है कि किस तरीके से जो है वो लिख रहा है। टोयोटा का आप देखिए किस तरीके से उसका ट्रेडमार्क है टोयोटा का। तो प्रत्येक जो प्रोडक्ट है वो एक मार्क से बिकता है। एलन सोली का आप शर्ट पहनते हो तो एलन सोली का ये शर्ट यहाँ पे जो है लगा रहता है ना। आप अगर आप एरो का शर्ट पढ़ते हैं तो आप एरो का टैग देखते हो, आप वुडलैंड का होता है तो वुडलैंड का देखते हो। तो एक डिजाइन है और उस डिजाइन से आप अट्रैक्ट होते हैं। तो ऐसा नहीं कि उस डिजाइन को कोई भी ले ले और कोई भी जो है उसका यूज कर ले। तो ट्रेडमार्क एक स्पेसिफिक मार्क से भी चीजें बिकती हैं और उस मार्क को बनाने में भी बहुत इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लगता है, बहुत पैसे खर्च होते हैं। तो उसके ऊपर भी पूरी तरीके से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के में लाया गया और इस पे भी कहा गया कि आपको जो है संरक्षित किया जाएगा। ये भी आपके बौद्धिकता का विषय। इसी तरह आप जीआई पढ़े होंगे, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, भौतिक संकेतक। जैसे मान लो कि असम का टी है, अब असम का टी असम के नाम से जाना जाता है, मलिहाबादी आम है तो ये मलिहाबाद के नाम। कुछ प्रोडक्ट स्पेसिफिक पहचान एक स्पेसिफिक प्लेस से बनाते हैं, एक स्पेसिफिक जगह है और वो जगह महत्वपूर्ण है इसलिए वो प्रोडक्ट बिक रहा है। बनारसी साड़ी है इसलिए बिक रहा है कि क्योंकि वो बनारस की है। आगरा का पेठा इसलिए बिक रहा है क्योंकि वो आगरा का है। असम का टी इसलिए बिक रहा है क्योंकि असम का है ना। कांचीपुरम की साड़ी इसलिए इंपॉर्टेंट है, कांचीपुरम की है। तो कई बार प्रोडक्ट स्पेसिफिक एक जगह के नाम से जाने जाते हैं, चर्चित होते हैं, इसलिए उसको जीआई टैग दिया जाता है ताकि उसकी जो ओरिजिनलिटी है वो बनी रहे। अब ऐसा नहीं है कि मलिहाबादी आम यहाँ पे है और आप जो है बुंदेलखंड में कोई आम उगाए और बोले मलिहाबादी आम का टैग लगा दे, आप ऐसा नहीं कर सकते हो। तो
क्योंकि वो प्रोडक्ट स्पेसिफिक ओरिजिन से पहचाना जाता है, इसलिए उसको जीआई टैग दिया जाता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का। ये भी बौद्धिकता का विषय, कोई भी इसको चोरी नहीं कर सकता। अब ऐसा नहीं है कि अमेरिका में बासमती उठे और बोले कि ये भारतीय जो है बासमती चावल है ना। तो यहां पे हर चीज का एक ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है। इसी तरह देखो ट्रेड सीक्रेट का एक इशू बड़ा उठा था। ट्रेड, कई बार कोई चीज जब बनता है तो उसका एक स्पेसिफिक है ना, उसका एक सीक्रेट होता है जिससे वो चीजें बनती है। जैसे कोका कोला का एक बड़ा इशू उठा कि कोका कोला जो है स्पेसिफिक, आप देखोगे कि हर जगह आप इलाहाबाद में देख लो, चारों तरफ आप बाहर निकल देखोगे आउटर में तो कोका कोला आपको कहाँ बन रहा है वहाँ पे जा सकते हो। आपके कुछ दोस्त काम कर रहे होंगे लखनऊ के चारे, आप जाके देखिएगा यहाँ पे थम्स अप बन रहा है, यहाँ पे कोका कोला बन रहा है, वहाँ जा सकते हो, देख सकते हो। तो जितने भी कार्यकर्ता वहाँ पे काम कर रहे हैं सबको पता है कि इसमें पानी पड़ता है, इसमें सोडा पड़ेगा, इसमें जो है शुगर पड़ेगा, इसकी बॉटलिंग हो रही है। लेकिन एक स्पेसिफिक जो इसेंस होता है कोका कोला का, वो जो है पूरी तरीके से कंपनी का सीईओ जानता है या उसके बहुत बड़े अधिकारी जानते हैं। और एक सीक्रेट का विषय है कि उसमें जो डालते हैं लिक्विड गाढ़े कलर की, वो क्या सीक्रेट है। तो इसी तरह बहुत से ऐसे प्रोडक्ट हैं जो वो सीक्रेट से चलते हैं। जैसे कोका कोला का नुस्खा क्या है, उसी से वो चल रहा है। तो दोस्तों ये जो फ्लेवर्ड है ना, एक तरीके से ट्रेड सीक्रेट है उसका, वो भी जो है बौद्धिकता का विषय, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का, वो भी चोरी नहीं होगी। अगर चोरी हो जाएगी तो कोई भी कोका कोला बना लेगा, तो इसको ट्रेड सीक्रेट कहा जाता है। इसी तरह आईसी, आप लोग जानते होंगे हर प्रोडक्ट, साइंटिफिक प्रोडक्ट जितने भी होते हैं उसमें आईसी लगा रहता है, इंटीग्रेटेड सर्किट। पहले बहुत बड़े बड़े आकार के होते थे, अब देखिए स्मार्ट आईसी आ गए। ये भी एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का विषय है और इसे को भी ट्रिप्स में रखा गया बौद्धिकता के विषय में कि आपका आईसी कोई दूसरी कंपनी चोरी नहीं कर सकती, उसका आपका एक स्पेसिफिक जो है ओरिजिनलिटी है जो आपको दिखाता है। तो प्रयास ये था ट्रिप्स में कि बौद्धिकता को रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में एक अम्ब्रेला के तहत लाया जाए। अब ऐसा ना हो कि ये रीजनल लेवल पे लागू हो। आपका पेटेंट एक्ट दूसरा है, दूसरे का पेटेंट एक्ट कुछ दूसरा है, तो अमेरिका की चीजें इंडिया में प्रोटेक्ट नहीं हो रही है और इंडिया की चीजें यूएस में प्रोटेक्ट। तो एक रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में एक कॉमन अम्ब्रेला के तहत ये सारी चीजें आ सके, इसलिए ट्रिप्स एग्रीमेंट बहुत जरूरी था। और उरुग्वे राउंड में ये कह रहे थे डेवलप्ड कंट्री कि जब तक बौद्धिकता का संरक्षण नहीं किया जाएगा, प्रोटेक्शन नहीं किया जाएगा, तब तक जो है हम जो है इस पे बात नहीं मानेंगे। और कहीं ना कहीं आप देखोगे तो एक रेशनल इशू था। इसमें सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज को ही फायदा नहीं है, इसमें आपको भी फायदा है। आप रिसर्च करिए, आप बेहतर साइंटिफिक इन्वेंशन करिए, आप वैक्सीन ज्यादा बेटर बनाइए और आप जो है इंटरनेशनल लेवल पे प्रोटेक्शन लेके आप सेल करिए, मार्केटिंग करिए और आप फायदा कमाइए। तो एक कहीं ना कहीं ये कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर को और आगे बढ़ाता है कि आप बेहतर काम करो और आपकी ओरिजिनलिटी को आपको प्रोटेक्ट किया जाएगा, बौद्धिकता का विषय माना जाएगा और आप रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में छा सकते हैं और अपनी चीजों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, बौद्धिकता का संरक्षण कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हम लोगों ने ये सीखा कि जो बौद्धिकता है ना, बुद्धि की चोरी, वो दुनिया में बहुत हुई है ना। आप पढ़ोगे कि जो सबसे पहले जो जूम आप मोबाइल में देखते हो ना, जूम करके देखते हो, कई बार किसी की डीपी बहुत पसंद हो जाती है और जूम 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 बहुत जूम करके आप देखना चाहते हैं, देखते हैं तो ये जो जूम है ना, ये सबसे पहले जो है एप्पल ने खोजा था और उसको जो है सैमसंग ने चुरा लिया था। तो इसके ऊपर काफी उसने जुर्माना लगाया था और इसको बहुत जो है मामला उठा था। तो कहीं ना कहीं जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का जो ये इशू है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस चीज को आप इन्वेंट कर रहे हो वो आपके एक्सक्लूसिव राइट में रहे, जिससे कि आपका काम का इंसेंटिव बना रहे। तो दोस्तों आज हम लोगों ने जो चर्चा की है वो 7 तरह के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के ऊपर चर्चा की है और ये आपके जानना चाहिए कि क्या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है। और इसको अगर आप चाहो तो डिटेल से पढ़ सकते हो एक एक चीज के बारे में, पेटेंट क्या है, कॉपीराइट क्या है, इंडस्ट्रियल डिजाइन क्या है, इसके ऊपर आप चाहो तो डिटेल्स पढ़ के नोट्स बना सकते हो। बट मुझे जहां तक लगता है कि ट्रिप्स एग्रीमेंट पढ़ के आपको काफी चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई होंगी कि ये चीजें हैं और ये ट्रिप्स में कहा गया, क्यों कहा गया, ये भी आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। और उरुग्वे राउंड में क्यों इतना ज्यादा ये डिस्प्यूटेड रहा, ये भी समझ गए होंगे, क्योंकि एलडीसी तो ये चाहते थे कि इस तरह की ट्रेड जो है, प्रोटेक्शन जो है वो लागू ना हो, ताकि हम अपनी चीजों को स्मूथ तरीके से करते रहें। लेकिन ये लागू हुआ अंततः 2005 में रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में। तो दोस्तों यहां तक बात हो गई हमारी पढ़ाई लिखाई की। अब थोड़ी सी बात आपसे हम थोड़ा और कर लेते हैं। देखिए सबसे महत्वपूर्ण ये होता है कि हम साइकोलॉजिकल लेवल पे कुछ सोचें। सबसे पहले जरूरी है सोचें। आप आईएएस बनना चाहते हैं, आप पीसीएस बनना चाहते हैं, पहले अपने मन में ये समझाइए कि हम बनना चाहते हैं। मैं देखता हूं कि जो अधिसंख्य जनसंख्या है, 90% जनसंख्या है, वो कभी सोचती ही नहीं है कि मुझे आईएएस बनना है, मुझे कभी पीसीएस बनना है, कभी मुझे आईपीएस बनना है, ना, बस भीड़ चाल में लगी है, पढ़ रही है, कोचिंग जा रही है। लेकिन क्यों आईएएस बनना है, मुझे आईएएस बनना ही बनना है, मुझे पीसीएस बनना ही बनना है, मुझे जो है इस बार जो है लेक्चरर बनना है, मुझे इस बार जो है डिग्री कॉलेज का लेक्चरर बनना है, ये आपने माइंड में क्या आपने बैठा लिया है? क्या आपका माइंड इसे मान गया है? अगर मान गया है
तो आप देखिएगा आपका जो ये शरीर है आपका माइंड का साथ देगा और 100% अपने आप क्षमताओं का लगा देंगे। लेकिन सिर्फ आप कर रहे हैं, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट कि आप कर रहे हो, आप क्यों कर रहे हो ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप किसके लिए कर रहे हो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ी बात कि विल पावर हमारा है कि मैं इसे करूंगा, ये मैं जरूर करूंगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भीड़ चाल में मैं भी कर रहा हूं, मैं भी पढ़ रहा हूं, ये नहीं। सबसे पहले अपने एम को, अपने टारगेट को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करिए कि मुझे ये करना ही करना है। देखिए मनुष्य है आप, और सबसे जो बुद्धिमान प्राणी है और भगवान का जो सबसे नायाब जो कोई क्रिएशन है वो ह्यूमंस का है। आप में सबसे ज्यादा गुण दिए हैं भगवान ने, सबसे ज्यादा गुण। आप रेशनल हो, आप बौद्धिक हो, आप सब कुछ समझते हो। आप यहां तक का समझते हो कि मैं क्या कर रहा हूं। आप ये भी समझते हो कि मैं आईएएस नहीं बनूंगा, आप ये भी समझते हो मैं पीसीएस नहीं बनूंगा, और आप ये भी समझते हो कि मैं बनूंगा। और कम से कम इतना तो आप जरूर समझते हो कि मैं अपनी क्षमताओं का पूरा प्रयोग कर रहा हूं। ये तो आप वैल्यूएट कर सकते हो। अगर आप अपनी क्षमताओं का पूरा प्रयोग कर रहे हो तो भगवान आपका साथ देगा, बिल्कुल देगा। लेकिन जब आप खुद ही अपने आप को ये नहीं समझा पाए कि मैं उसके लिए प्रयास कर रहा हूं, तो उस काम को करने से क्या फायदा है। आप ह्यूमंस हैं, सबसे ज्यादा रेशनल हैं। आप समझिए, आपको पता है कि ये जो है मोमबत्ती है और मैं इसे अंगुली डालूंगा तो मेरा अंगुली डल जाएगा, लेकिन आप कहते हैं कि मैं जलाऊंगा इसे, तो जलाइए ना। केवल 5 साल का समय है आपके पास, जो अपने जीवन को एक नई ऊंचाई पे ले जाएगा। पूरे लाइफ एंजॉय करोगे, और यही 4-5 साल का समय अगर डिस्ट्रॉय कर दिए, नष्ट कर दिए, तो पूरे लाइफ अपने आप को कोसोगे कि मेरे पास समय था, मेरे पास ऊर्जा था, मेरे माता पिता का आशीर्वाद था, मेरे पास अच्छे गुरु थे, लेकिन मैं ही वो था कि मैं कुछ नहीं किया। पूरे जीवन अपने आप को लानत देने से अच्छा है ना कि 3-4 साल कुछ कर लो, कुछ कर गुजरो, कुछ क्षमताओं का प्रयोग कर लो। पूरा प्रयोग करोगे ना, स्टाम्प पेपर पर मैं लिख के देता हूं, सफल जरूर हो जाओगे। आईएएस बनोगे कि नहीं ये मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन सफल होगे कि नहीं ये मैं दावे के साथ कहता हूं। इसके पीछे बहुत प्रमाण है। हमारे बैच में, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के 2006 बैच में आप देखेंगे 60 का बैच था, और 60 में 50 से ज्यादा कहीं ना कहीं किसी अच्छे पोस्ट पे। उसके पीछे उनका लगन था, उनका परिश्रम था। बहुत रिमोट एरिया से, ग्रामीण इलाके से लोग आए हुए थे। मैं खुद एक रिमोट एरिया से हूं, पूर्वांचल के महा रिमोट एरिया से हूं, बहुत ही सुदूर ग्रामीणांचल से आता हूं, लेकिन था कि मुझे कुछ करना है। तो आपके साथ ना आपके माता पिता के, आपके शुभचिंतकों की, सबकी आशीर्वाद है, सबकी संभावनाएं हैं। आप में संभावना नहीं थे उनकी। आप जिस दिन सफल होंगे, आपके पिताजी के आंखों में जो उजियारा होगा, आपके मम्मी के आंखों में जो रोशनी होगी, आपको मैं बयान नहीं कर सकता हूं। तो उस खुशी के लिए कुछ करो, अपनी खुशी के लिए करो, अपने देश के लिए कुछ करोगे तो दोस्तों अपने क्षमताओं का पूरा उपयोग करो। नवयुवक हो, नौजवान हो, कई तरह की चीजें तुम्हारी लाइफ में चल रही होंगी। कई चिंता होगी, गर्लफ्रेंड की किसी की चिंता होगी, किसी को ब्लॉक कर दिया होगा किसी ने, है ना, तो उसके पीछे जो है आप पागल होके घूमेंगे। क्या मतलब है इन सब चीजों का। 3-4 साल के बाद जो मन चाहे वो करना, लेकिन 3-4 साल तक सब चीजों को छोड़ दो, संन्यास ले लो, और सिर्फ तुम और तुम्हारा लक्ष्य, और बीच में कोई नहीं आए, ना कोई दोस्त आए, ना कोई प्यार आए, ना कोई मोहब्बत आए, ना कोई गर्लफ्रेंड्स आए। हटा दो, सबको डिलीट मार दो, और सिर्फ तुम और तुम्हारा लक्ष्य प्रायोरिटी पे 1 नंबर पे होगा। पूरे क्षमताओं का पूरे मन से यूज करो, अपने क्षमताओं पे पूरा विश्वास करो, अपने आप के ऊपर सेल्फ जो है अपने आप के ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आत्मसम्मान होना चाहिए, और पूरी तरीके से अपने क्षमताओं का प्रयोग होना चाहिए। भगवान में अटूट विश्वास करिए, माता पिता का रोज चरण स्पर्श करिए, वो आपको बहुत आशीर्वाद देते हैं, और उनका आशीर्वाद कभी जाया नहीं जाता है। आप अच्छा करेंगे, आप बहुत अच्छा करेंगे। आइए कुछ अच्छा करते हैं, आइए कुछ बड़ा करते हैं, कुछ करके दिखाओ, कुछ बन के दिखाओ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिग्विजय इकोनॉमिका। गॉड ब्लेस यू डियर फ्रेंड्स।